नमस्कार। आज हम अपनी कहानी, कल जो कहानी हमने आप लोगों को बताई थी परिणीता, उसके दूसरे भाग में आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं। कल की कहानी में हमने ललिता और शेखर के बारे में काफ़ी संवाद सुने। चलिए उसी कहानी को आज हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम उस कहानी को शुरू करते हैं। उस मोहल्ले में अक्सर एक दीन दुखी बूढ़ा फकीर भीख मांगने आया करता था। उस बेचारे पर ललिता की बड़ी ममता थी। जब कभी वह भजन गाकर भिक्षा मांगता था तो ललिता उसे 1 रुपया दिया करती थी। जो ललिता उसे 1 रुपया दिया करती थी, 1 रुपया प्राप्त होने पर उसके आनंद का ठिकाना न रहता था। ललिता को वह सैकड़ों आशीर्वाद देता था और वह बड़े चाव से उन आशीर्वादों को सुनती थी। फकीर कहता था, ललिता उस जन्म की मेरी माँ है। पहली दृष्टि पड़ते ही फकीर उसे अपनी माँ समझने लगा है। वह बड़े ही करुण स्वर में उसे अपनी माँ कहकर पुकारता है। आज भी उसने आते ही माँ को पुकारा, ओ माँ, मेरी माँ, तुम आज कहाँ हो? इस प्रकार अपने बेटे की आवाज़ सुनते ही ललिता कठिनाई में पड़ गई। आखिर वह इस समय उसको रुपया दे तो कहाँ से दे? इस समय शेखर घर में ही मौजूद होंगे और वह उनके सामने रुपया लाने जाए कैसे? वह उससे नाराज है। कुछ समय सोचते रहने के बाद वह अपनी मामी के पास गई। अभी अभी उसकी मामी की झकझक नौकरानी से हुई थी। इस कारण मुंह लटकाए खाने की तैयारी कर रही थी। ऐसी स्थिति में ललिता को कुछ कहने की हिम्मत न हुई। वह वापस चली गई और किवाड़ की ओर से देखा कि बूढ़ा फकीर चौतरे पर अब भी बैठा है और भजन गाने में मस्त है। ललिता के हृदय में एक खलबली सी मची थी। आज तक उसने इस फकीर को निराश नहीं लौटाया था, इसलिए वह आज भी नहीं लौटाना चाहती थी। उसका मन क्षुब्ध हो रहा था। भिखारी ने एक बार कहा, माँ कहकर पुकारा। इस बीच अन्ना कली दौड़ती हुई आई और उसने सूचना दी कि दीदी, तुम्हारा बूढ़ा बेटा बड़ी देर से आवाज़ लगा रहा है। ललिता ने कहा, मेरी अच्छी अन्नू, जरा सुन तो। अगर तू मेरा एक जरूरी काम कर दे तो मैं तुझे अच्छी अच्छी चीज़ें दूंगी। तू जल्दी से चली जा। शेखर भैया से 1 रुपया लेकर आना। अन्ना कली तेजी से दौड़ती हुई गई और 1 रुपया लाकर ललिता को दिया। ललिता ने पूछा, शेखर दादा ने देते समय कुछ कहा नहीं? कुछ नहीं कहा, केवल यही कहा कि बास्केट की जेब से निकाल लो। मेरे विषय में तो कुछ नहीं कहते थे। नहीं, कुछ भी नहीं, कहकर वह खेलने में लग गई। रुपया लाकर ललिता ने उस बूढ़े भिखारी को दिया और चली गई। आज उसने आशीर्वाद तक न सुना। पता नहीं क्यों उसे कुछ भी अच्छा न लगता था। उसका चित्त परेशान था। दोपहर के पश्चात अन्ना कली को बुलाकर पूछा, अन्नो, आजकल तू अपने शेखर दादा से पढ़ने नहीं जाती? जाती क्यों नहीं? रोज जाती हूँ। ललिता, दादा मेरे बारे में कुछ नहीं पूछते? अन्ना, नहीं। हाँ, उन्होंने पूछा था कि ताश खेलने दोपहर को जाती हो या नहीं। बेचैनी के साथ ललिता ने फिर कहा, तो तूने क्या कहा? अन्ना कली, यही कि तुम चारू के यहाँ रोज ताश खेलने जाती हो। शेखर दादा ने पूछा, तो खेलता कौन कौन है? मैंने कहा, चारू दीदी, तुम, मौसी और चारू के मामा। अच्छी बात। अब सबसे अच्छा कौन खेलता है, तुम या चारू के मामा? मौसी तो कहा करती है कि तुम अच्छा खेलती हो। यह सुनकर ललिता के मानो आग लग गई। वह डांट कर कहने लगी, यह सब तुमने क्यों कहा? परिजन कहीं की, पाजिन कहीं की, तू हर बात में सीधी खिचड़ी पकाया करती है। चली जा मुंहजली, अब मैं तुझे कुछ भी ना दूंगी। यह कहकर ललिता वहां से चली गई। ललिता के इस प्रकार बदलते हुए भावों से अन्ना कली हैरान हो गई। उसकी कच्ची बुद्धि ने यह न समझा कि ललिता क्यों एकदम से बिगड़ गई। 2 दिन से ताश का अड्डा नहीं जमता। ललिता के आने से मनोरमा का खेल बंद हो गया है। मनोरमा के हृदय में यह संदेह भावना जागृत हो चुकी है कि
गिरीन ललिता की तरफ आकर्षित हो रहा है। उस पर रीझ कर गिरीन बेचैन होता जा रहा है। मनोरमा ने देखा कि यह 2 दिन गिरीन्द्र ने कितनी परेशानी और बेचैनी से काटे। यही नहीं, उसने बाहर घूमने जाने तक बंद कर दिया। अब वह केवल कमरे में ही इधर उधर उठता बैठता दिन काट देता है। तीसरे दिन दोपहर के समय उसने बहन से कहा, बहन, क्या खेल आज 3 आदमी ही खेलें? मनोरमा की इस बात को सुनकर गिरिंद का उत्साह भंग हो गया। वह बोला, कहीं 3 आदमी में भी खेल होता है? उस घर की लड़की जिसका नाम ललिता है उसे बुला लो ना जीजी। मनोरमा, वह ना आएगी। गिरीन उमंग से तुरंत बोल उठा, क्यों नहीं आएगी? उसके घर वालों ने मना कर दिया है या अपने से? नहीं, वह अपने आप नहीं आती। उसके मामा मामी के ऐसे भाव नहीं। गिरीन के मुंह पर प्रसन्नता की झलक दौड़ गई। वह बोला, फिर तो तुम्हारे जाने भर की देर है। जरा जाकर दोगी, तुरंत आ जाएगी। यह बात गिरीन ने कह तो दी, पर अपने मन में संकोच कर रहा था। उसके हृदय की बात ताड़ कर मनोरमा ने हंसते हुए कहा, अच्छा, अभी जाकर बुला लाती हूँ। यह कहकर वह ललिता के घर गई और उसे पकड़कर साथ ले ही आई। आज फिर ताश का अड्डा जमा। आज वास्तव में ताश खूब जमा। ललिता की चीज होती रही। 2 घंटे तक खेल बहुत ही बढ़िया जमा रहा और सभी लोग दत्तचित्त थे। उसी समय अन्ना कली दौड़ती हुई आई और ललिता का हाथ पकड़कर घसीटते हुए बोली, दीदी जल्दी चलो, शेखर दादा बुलाते हैं। शेखर नाम सुनते ही ललिता का चेहरा पीला पड़ गया। उसने ताश छोड़ दिया और पूछा, क्या दादा आज काम पर नहीं गए? मुझे क्या मालूम, शायद आज जल्दी आ गए हैं। ललिता ने मनोरमा की ओर कुंठित भाव से देखकर कहा, मौसी मैं जाती हूँ। उसका हाथ पकड़कर मनोरमा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अभी 2-4 हाथ और खेल लो। परेशान होकर ललिता ने कहा, मौसी अब न खेल सकूंगी। यदि जरा भी देर हो गई तो वह नाराज हो जाएंगे। इतना कहकर दौड़ती चली गई। गिरीन ने पूछा, यह शेखर दादा कौन है? मनोरमा, वह इसी सामने वाले बड़े महल में रहते हैं। गर्दन हिलाते हुए गिरीन ने कहा, वह महल? अब तो शायद नवीन बाबू के कोई रिश्तेदार हैं। मनोरमा ने हंसते हुए कहा, कैसे रिश्तेदार? ललिता के मामा के मकान तक को वह बुढ़ा हड़प लेने के लिए तैयार है। बड़े आश्चर्य के साथ गिरीन बहन की तरफ देखता रहा। मनोरमा ने सारी कहानी सुनानी प्रारंभ की कि किस तरह से आर्थिक कठिनाइयों के कारण गुरुचरण बाबू की मझली पुत्री की शादी रुकी हुई थी। नवीन राय ने काफी ब्याज पर उनका मकान रेहन कर लिया। अब तक रुपया भी नहीं अदा हुआ है और नवीन राय यह मकान हड़प ही लेंगे। इसी घात में भी हैं। सारी कहानी सुना चुकने के बाद मनोरमा ने यह भी कहा कि बुढ़े की हार्दिक इच्छा यह है कि बेचारे गुरुचरण बाबू का मकान सत्यानाश करके उसी स्थल पर शेखर के लिए एक बहुत ही सुंदर विशाल महल बनवाए। 2 लड़कों के लिए अलग अलग मकान है, परंतु तीसरे के लिए नहीं है। सभी बातें सुनकर गिरिंद को बहुत दुख हुआ और गुरुचरण बाबू की दशा पर बहुत तरस आया। वह बोला, जीजी, अभी तो गुरुचरण बाबू की और भी लड़कियां हैं ना, उनका कैसे कामकाज होगा? मनोरमा ने उत्तर दिया, उनकी कन्याएं तो हैं ही, उसके सिवा उनकी भांजी भी तो है। उस अनाथ ललिता का पूरा बोझ इस बेचारे मामा पर है। लड़कियों की उम्र काफी हो गई है, 1-2 वर्ष में उनका विवाह हो जाना चाहिए। फिर भी साथ ही उन्हें अपने समाज में मदद मिलने की कोई आशा नहीं है, बल्कि समाज से निकाल देने वाले अनेक हैं। व्रत के अनुसार न चलने पर तुरंत समाज से अलग कर देते हैं। हमारा ब्रह्म समाज तो इस सबके समाज से लाखों दर्जे अच्छा है। गिरीन्द्र चुप ही रहा। मनोरमा फिर कहने लगी, उस दिन ललिता की मामी मेरे पास ललिता के लिए सोच विचार कर रही थी। क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी ठिकाना नहीं। उनके प्राणी ग्रहण के शोक से गुरुचरण बाबू को खाना पीना तक नहीं हजम होता। गिरीन्द्र भैया, तेरे बहुत से जान पहचान वाले मुंगेर में होंगे। क्या कोई तेरा मित्र ऐसा नहीं है जो ललिता की सुंदरता और गुणों को देखकर उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाए? वास्तव में ललिता के समान गुणी और विदुषी लड़की मिलना कठिन है। लाखों लड़कियों में वह एक रूप होती है।
गिरीन ने दुखपूर्ण झूठी हंसी हंसकर कहा, ऐसी जान पहचान वाला कहाँ पा सका दीदी। फिर भी हाँ, इस कार्य में धन देकर उसकी सहायता कर सकता हूँ। गिरीन के पिता ने डॉक्टरी से अथाह धन इकट्ठा किया था। उस संपूर्ण धन का एकमात्र अधिकारी गिरीन ही था। मनोरमा, तो क्या तू रुपए उधार देगा? गिरीन ने कहा, उधार क्या दूंगा जीजी, पर हाँ, जब दे सकेंगे तब दे देंगे, और ना दे सके तो भी कोई हर्ज नहीं। आश्चर्य में पड़कर मनोरमा ने कहा, आखिर इस तरह से रुपया दे देने से तुझे क्या लाभ होगा? यह लोग न हमारी बिरादरी के हैं और न समाज के। फिर तुम ही बताओ कि इस प्रकार रुपया कौन देता है? मनोरमा की ओर देखकर गिरीन ने मुस्कुराते हुए कहा, समाज के नहीं है तो ना सही, किंतु अपने देश के बंगाली तो हैं। उनके पास टके नहीं और मेरे पास रुपयों से काई जम गई है। जीजी, तुम एक बात कहो तो उनसे, यदि वो रुपया लेना चाहें तो मैं देने को तैयार हूँ। फिर ललिता ना तो उसकी सगी है ना ही संबंधी है। मैं उसकी शादी का पूरा खर्च ही दे दूंगा। उस भोली लड़की के काम के लिए मैं पूरा भार सहन कर लूंगा। गिरीन की यह बातें सुनकर मनोरमा को ना आनंद मिला और ना ही संतोष। हालांकि मनोरमा के घर से कोई कुछ नहीं कहता था, फिर भी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार पराये आदमी को रुपया बिना प्रयोजन देते देखकर उसे जरा भी चैन न था, बल्कि वह तो उसमें रोड़े अटका देना चाहती थी। चारूबाला चुपचाप यह सब बातें सुन रही थी। गिरीन की यह रुपए से मदद करने की बात सुनकर उसका हृदय खुशी से नाच उठा। वह कहने लगी, मामा, तुम ऐसा ही करो, मैं जाकर मौसी से कह आती हूँ। मनोरमा ने उसे धमका कर कहा, चुप बैठ जा चारू, यह बातें बच्चों के मुंह से बड़ों के बीच अच्छी नहीं लगती। ललिता की मामी से जो भी कहना है मैं जाकर कह दूंगी। गिरीन, ऐसा ही करो दीदी, गुरुचरण बाबू तो भले आदमी हैं ऐसा लगता है। कुछ देर रुक कर मनोरमा ने फिर कहा, मैं क्या, सभी लोग यह कहते हैं कि दोनों स्त्री पुरुष बड़े सज्जन हैं। गिरीन, इस बात का तो हमें दुख है। बहुत मुमकिन है कि उन लोगों को घर त्याग कर सड़क पर ही आकर रहना पड़े। इनके भय से तूने देख ही लिया कि ललिता ने ज्यों ही शेखर का नाम सुना तुरंत दौड़ी हुई गई। ललिता ही क्या, बल्कि उसके यहाँ के सभी लोग शेखर के बंधन में हैं। कुछ भी कोशिश क्यों न की जाए। जब एक बार नवीन राय के गल में कोई फंसा तो उसका निकलना कठिन ही है। मनोरमा की ओर देखते हुए गिरीन ने एक बार फिर कहा, हाँ, तुम फिर उनसे जाकर कहोगी ना? मनोरमा, अच्छा, अवश्य कहूंगी। यदि तुम अपनी सहायता से किसी गरीब का उपकार कर सके तो इससे उत्तम और क्या हो सकता है। मुस्कुराते हुए गिरीन ने कहा, फिर मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम जो कुछ इस करुणा युक्त गाथा गाती हो उसमें सत्यता तो बहुत कम अंश है। आश्चर्यचकित हो मनोरमा ने पूछा, क्यों? गिरीन ने कहा, जिस लापरवाही से मैंने ललिता को रुपए खर्च करते हुए देखा है उससे गरीबी का कोई लक्षण नहीं जान पड़ता। दीदी, तुम ही देखना, उस दिन सब लोग थिएटर देखने गए थे, ललिता नहीं गई, फिर भी 10 रुपए उसने भेजे। चारूबाला इसकी गवाह है। जिस प्रकार से वह खर्च करती है उससे यह पता चलता है कि उसका खर्च 20-25 रुपए से कम ना होगा। मनोरमा ने इस बात पर एकाएक यकीन नहीं किया और चारूबाला की ओर देखा। चारूबाला ने कहा, सच है माँ, शेखर बाबू ललिता को रुपए देते हैं, यह नई बात नहीं है। बाल्यावस्था से ही शेखर बाबू की अलमारी से रुपए ले आती है। शेखर बाबू कुछ नहीं कहते। मनोरमा ने कहा, यह बात शेखर को ज्ञात है? हाँ, उन्हें सब पता है, उनके सामने ही ताला खोल कर लाती है। पिछले महीने अन्ना कली के गुड्डे के विवाह के समय जो धूमधाम हुई थी और इतने अधिक रुपए खर्च हुए थे, वह सब किसने दिए थे? सारा खर्च ललिता ने ही दिया था। लंबी सांस छोड़ते हुए मनोरमा ने कहा, भैया, मैं इन सब के बारे में कुछ नहीं जानती, किंतु इतना अवश्य जानती हूँ कि